सभी अच्छे से हो। तो बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में ध्वनि के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि साउंड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने विभिन्न प्रकार के साउंड्स के बारे में पढ़े, ध्वनि के बारे में पढ़े, है ना। और हमने ये भी पढ़ा कि ध्वनि जो है कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है ना। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है उनके द्वारा जो है प्रोड्यूस होती है। फिर बच्चे, हमने देखा कि मनुष्यों द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर से जो ध्वनि आती है, जो हमारे मुख से जो ध्वनि आती है, वो किस तरह से उत्पन्न होती है। फिर हमने देखा कि ध्वनि को संचरण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि एक मीडियम की आवश्यकता होती है जिससे साउंड जो है प्रोपगेट होता है ना। और बच्चों, हमने देखा कि हम ध्वनि को अपने कानों से कैसे सुनते हैं। इसमें हमने अपने कानों की संरचना के बारे में पढ़ा, हमारे ईयर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ा, मिडिल ईयर के बारे में पढ़ा, इनर ईयर के बारे में भी पढ़ लिया। तो हम जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम कैसे जो स्वर है या ध्वनि है उसको कैसे सुनते हैं। उसके बाद आज के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि हम अपने कानों से ध्वनि को सुनते हैं, है ना। हम अपने कानों से ध्वनि को सुनते हैं। तो ध्वनि तरंगे बाहरी कान में प्रवेश करती है, जिसे हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, और कर्ण नलिका से होकर गुजरती है, यानी कि जो हमारा ईयर का जो कैनाल है, जिसे हम कर्ण नलिका कहते हैं, उससे होकर गुजरती है। ध्वनि तरंगे कान के पर्दे को कंपनित करती है, यानी कि जो हमारा ईयर ड्रम है उसको क्या करता है बेटा, जो ध्वनि की तरंगे हैं, जो उसके वेव्स है साउंड के, वो क्या करते हैं, जो हमारे कान का पर्दा है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, उसको वाइब्रेट करता है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि कंपन मध्य कान में तीन छोटी हड्डियों, जिसको हमने आपको बताया था हथौड़ा, निहाई और रकाब के बारे में, है ना। जिसमें कि आपको बताया था कि जो हथौड़ा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलियस कहते हैं, और निहाई को हम इंकस कहते हैं, स्टेपिस को हम रकाब कहते हैं, है ना। तो ये तीनों जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, इन तक ये कंपन पहुंचता है। और ये क्या करती है, ध्वनि को बढ़ाती है। ध्वनि को क्या करती है, ये बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये कंपन आंतरिक कान में स्थित कोक्लिया तक प्रेषित होती है, यानी कि ये जो कंपन इस तरह से जो हमारे कैनाल से, ईयर कैनाल से आया, उसके बाद हमारे जो ईयर ड्रम है उस पर ये कंपित होकर फिर हमारी जो हड्डियां हैं तीन छोटी छोटी, इंकस, मैलियस और जो स्टेपिस है, उनको कंपित करके वहां से उस साउंड को जो बढ़ा देती है, उस कंपन को बढ़ा देती है। ये कंपन हमारे आंतरिक कान में अथवा हमारे इंटरनल ईयर में आती है, और कोक्लिया जो एक स्नेल की आकृति का है वहां तक आकर ये प्रेक्षित होती है, ठीक है। अब कोक्लिया क्या करता है, कोक्लिया कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, यानी कि कोक्लिया जो है इस वाइब्रेशन को क्या करता है बेटा, विद्युत संकेतों में, यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के रूप में इसको परिवर्तित या कन्वर्ट कर देता है। और ये संकेत श्रवण तंत्रिका के माध्यम से, जो हमारा ऑडिटरी नर्व है, उसके माध्यम से मस्तिष्क तक भेजा जाता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वहां तक इसको ले जाया जाता है, जिससे हम ध्वनि को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चे, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछले क्लास में पढ़ लिया था, है ना। चलिए, तो बेटा आज हम ध्वनि की कुछ और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्वनि की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे कंपन का आयाम, आवृत्ति काल तथा आवृत्ति, यानी कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इसको जरा हम लोग पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपने सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेटा, कंपन का आयाम, अवधि और आवृत्ति, ठीक है।
कंपन का आयाम, जिसे हम अवधि या आवर्तन काल कहते हैं, और आवृत्ति क्या है देखते हैं। सबसे पहले है आयाम। ठीक है, आयाम जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये क्या है? किसी भी कंपनशील पिंड द्वारा अपनी औसत स्थिति से उत्पन्न कंपन की अधिकतम सीमा को, क्या कहा मैंने? किसी भी कंपनशील पिंड या वस्तु द्वारा अपनी औसत स्थिति से उत्पन्न कंपन को की जो अधिकतम सीमा है, यहां पे आप देख सकते हो, है ना, ये जो ग्राफ है दिखाई दे रहा है आपको, जो अधिकतम सीमा है उसको हम एम्पलीट्यूड अथवा आयाम कहते हैं। आयाम का एक उदाहरण यह है कि एक रेडियो तरंग कितनी दूर तक आगे पीछे करती है। ठीक है, तो इसके हम आयाम अथवा एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। दूसरा है अवधि अथवा टाइम पीरियड, इसको हम आवर्तन काल भी कहते हैं। तो लोलक की अपनी माध्यम स्थिति से एक बार पूरी की गई आगे पीछे की गति को हम दोलन कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है ना? कंपन करने वाले कण द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए लिया गया कुल समय उसकी अवधि कहलाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा? कंपन करने वाले कण द्वारा एक दोलन कंप्लीट करने के लिए, एक दोलन कंप्लीट करने के लिए जो कुल समय, टोटल टाइम लिया जाता है, उसको अवधि कहा जाता है। उसको हम आवर्तन काल भी कहते हैं। अगला है बच्चों, आवृत्ति क्या है? आवृत्ति अथवा फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी अथवा आवृत्ति क्या है बेटा? एक सेकंड में होने वाले कंपनों या चक्रों की जो संख्या है। ठीक है, कंपनों के चक्रों की जो संख्या है, एक सेकंड में होने वाली कंपनों की जो संख्या है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। अब इसे हर्ट्ज में, एच जेड करके लिखा हुआ है यहां पर, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है बच्चों? हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति से ध्वनि का स्वर ऊंचा होता है, जबकि निम्न आवृत्ति से ध्वनि का स्वर नीचा होता है। उच्च आवृत्ति से ध्वनि का स्वर ऊंचा होता है और निम्न आवृत्ति से ध्वनि का स्वर नीचा होता है। और आवृत्ति अवधि के व्युत्क्रमणा अनुपाती होता है। ठीक है, तो बेटा आवृत्ति अथवा फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या है। ठीक है, इसको किस में मापा जाता है बेटा? हर्ट्ज में मापा जाता है। और उच्च आवृत्ति से ध्वनि का स्वर ऊंचा होता है, जबकि निम्न आवृत्ति से ध्वनि का स्वर नीचा होता है। तो आपने देखा ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों क्या है? कंपन का आयाम, आवर्तन काल तथा आवृत्ति, जिसको हम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब देखो अगली एक विशेषता के बारे में भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि की अगले विशेषताओं के बारे में भी जरा हम देखते हैं। तो अगली जो विशेषताएं हैं वो क्या देखते हैं? अभी देखा हमने आयाम, आवर्तन काल और आवृत्ति के बारे में। अब देखते हैं अगली क्या प्रकार की विशेषताएं ध्वनि की होती है। ठीक है, चलिए। ओके बेटा, अगर हम ध्वनि की 3 प्राथमिक विशेषताओं के बारे में बोले तो क्या क्या है देखें। चलिए, उसमें सबसे पहले है प्रबलता। क्या है बेटा? प्रबलता, जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? इंटेंसिटी, है ना? प्रबलता अथवा इंटेंसिटी, ये क्या होता है? प्रबलता जो है कानों में उत्पन्न होने वाली एक संवेदना है, जो व्यक्ति को धीमी और तेज ध्वनि के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। ओके, तो हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा शोर आ रहा है,
कम आवाज आ रही है, कोई फुसफुसा रहा है, कोई जोर से बातें कर रहा है, सरसम बातें करते हैं, है ना। तो प्रबलता क्या है अथवा इंटेंसिटी क्या है बच्चों? प्रबलता कानों में उत्पन्न होने वाली एक संवेदना है जो क्या करती है, जो व्यक्ति को धीमी और तेज ध्वनि के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। यदि कंपन का आयाम बड़ा है तो उत्पन्न ध्वनि कैसे होगी? अधिक सुनाई देगी। यदि प्रबलता तरंग का आयाम जो है कम है, ठीक है, यदि जो है ध्वनि जो है जो कंपन है वो कम है तो हमें ध्वनि कम सुनाई देगी, ठीक है। प्रबलता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। प्रबलता यानी कि इंटेंसिटी जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यस। अगला जो है वो है तारत्व अथवा पिच। तारत्व अथवा पिच। अब ये क्या होता है बच्चों? तारत्व ध्वनि की एक विशेषता है, ठीक है। तारत्व भी ध्वनि की एक विशेषता है जो व्यक्ति को धीमी और तीखी आवाज में यानी तीखी ध्वनि में अंतर करने में सक्षम बनाती है। हम बोलते हैं ना उसकी आवाज बहुत तीखी आवाज है ना, उस बच्चे की आवाज या उस लड़के की आवाज या उस लड़की की आवाज बहुत तीखी है। तो तारत्व क्या है बेटा? ये एक ध्वनि की विशेषता है जो व्यक्ति को धीमी और तीखी ध्वनि में अंतर करने में सक्षम बनाती है। अब कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ठीक है, कंपन की जो आवृत्ति है वो जितनी अधिक होगी, जो वाइब्रेशन है वो जितनी अधिक होगी, उतना ही जो तारत्व है और कर्कशता है वो उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। बोलते हैं ना उसकी आवाज बहुत कर्कश है, या वो जो जानवर है उसकी आवाज कर्कश है, तो क्या होता है वहां पर? कंपन की आवृत्ति ज्यादा है वहां पर, तो वो जितनी अधिक होगी उतनी ही तारत्व और कर्कशता जो है बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर पिच, हायर पिच, है ना, देख सकते हो आप लोग। तो कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व और कर्कशता उतनी ही अधिक होगी। चलिए, अगला एक विशेषता है गुणवत्ता, ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड, गुणवत्ता। तो गुणवत्ता भी ध्वनि की एक विशेषता है जो व्यक्तियों को विभिन्न आवाजों या संगीत वाद्य यंत्रों द्वारा उत्सर्जित संगीत ध्वनियों में अंतर करने में सक्षम बनाती है, भले ही उनकी तीव्रता और पिच समान हो। तो बेटा हम लोग जो है जब बहुत अलग अलग तरह के आवाजें सुनते हैं, है ना, अलग अलग आवाजें सुनते हैं, अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों की आवाजें सुनते हैं, उनसे उत्सर्जित संगीत ध्वनियों में हम अंतर को स्पष्ट कर पाते हैं कि हम बोलते हैं कि ये उसका साउंड है, ये इस चीज का साउंड है, उस चीज का साउंड ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो गुणवत्ता जो है यानी कि क्वालिटी जो है साउंड की, वो भी एक विशेषता है जो व्यक्तियों को विभिन्न आवाजों या संगीत वाद्य यंत्रों द्वारा उत्सर्जित संगीत ध्वनियों में अंतर करने में सक्षम बनाती है, भले ही उसकी तीव्रता और पिच जो है वो समान हो, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सभी को? तो इन तीनों विशेषताओं के बारे में एक और बार जरा देख लेते हैं हम लोग। पहली विशेषता हमने बताई थी प्रबलता अथवा इंटेंसिटी, है ना। तो प्रबलता क्या है? कानों में उत्पन्न हो, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करके रखना है। प्रबलता या इंटेंसिटी जो है कानों में उत्पन्न होने वाली एक संवेदना है जो व्यक्ति को धीमी और तेज ध्वनि के बीच में अंतर करने में सक्षम बनाती है। यदि कंपन का आयाम बड़ा है, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है, कंपन का आयाम अथवा हम बोलेंगे वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा है, तो उत्पन्न ध्वनि ज्यादा होगी, है ना। अगर कंपन का आयाम छोटा है या कम है तो उत्पन्न ध्वनि कैसे होगी? कम होगी। दूसरा है तारत्व अथवा पिच। तारत्व ध्वनि की एक अगली विशेषता है जो व्यक्ति को धीमी और तीखी ध्वनि में अंतर करने में सक्षम बनाती है। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होती है तारत्व और कर्कशता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। तो यहां पर कंपन की आवृत्ति अगर अधिक है
तो तारत्व और कर्कशता अधिक होगी। कंपन की आवृत्ति कम है तो तारत्व और कर्कशता कम होगी। ठीक है। फिर हमने लास्ट में तीसरा गुण देखा गुणवत्ता के बारे में। गुणवत्ता जो है ध्वनि की एक अगली विशेषता है जो व्यक्तियों को विभिन्न आवाजों या संगीत वाद्य यंत्रों द्वारा उत्सर्जित संगीत ध्वनियों में अंतर करने में सक्षम बनाती है, भले ही उनकी तीव्रता और पिच जो है वो समान हो। तो बच्चे आई होप ये तीनों जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये तीन विशेषताएं भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं बेटा हम लोग जो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि जो है हम दो प्रकार के मानते हैं, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। अब ये क्या होता है जरा देखें हम लोग। श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अब बेटा आप नाम से थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि क्या है ये श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि क्या है ना। तो देखिए जरा इसको जरा अच्छे से देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि के बारे में जरा देखते हैं। चलिए बेटा, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि क्या है या ध्वनिया क्या है। तो ध्वनि के दो अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, ध्वनि के दो अलग अलग प्रकार हैं, वे क्या है देखते हैं। देखो बेटा, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनिया जो मानव कान के लिए श्रव्य रहती है। ठीक है, तो दो प्रकार की ध्वनिया आपको मैंने बताई, उसमें से जो है श्रव्य ध्वनिया भी है और अश्रव्य ध्वनिया भी है। ठीक है, तो बेटा निम्न आवृत्ति वाली ध्वनिया जो मानव कान के लिए अश्रव्य रहती है, यानी कि उनको हम अश्रव्य ध्वनिया कहते हैं, यानी कि हमें जो सुनाई नहीं देता है, उनको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको हम? इंफ्रासाउंड अथवा इंफ्रासोनिक बोलते हैं। तो निम्न आवृत्ति वाली ध्वनिया जो मानव कान के लिए अश्रव्य रहती है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। ठीक है, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनिया जो मानव कान के लिए अश्रव्य है, यानी कि बहुत ज्यादा जो साउंड है जो हमें सुनाई नहीं देता, अश्रव्य है, यानी कि हमें जो है प्रयास होता है सुनने में, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक्स के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? अल्ट्रासोनिक्स। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनिया, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनिया उनको हम इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। उच्च आवृत्ति ध्वनिया जो मानव कान के लिए अश्रव्य है उनको हम अल्ट्रासोनिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, तो अश्रव्य ध्वनिया जो है या तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जिनको हम अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं, या 20 हर्ट्ज से कम होती है जिनको हम इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक औसत मानव कान इस आवृत्ति के स्तर के भीतर की ध्वनि नहीं सुन पाता है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उनको भी नहीं सुन पाता और जो इंफ्रासोनिक साउंड है उनको भी नहीं सुन पाता है। अब श्रव्य ध्वनि क्या है? श्रव्य ध्वनि क्या बेटा? श्रव्य ध्वनिया वे कंपन है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसको आपने नोट करके रखना है बेटा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आते हैं इनमें पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, कि किस
स्तर के साउंड को मनुष्य जो है सुन पाता है, जिन्हें हम श्रव्य ध्वनियां कहते हैं। तो श्रव्य ध्वनियां अथवा जो ऑडिबल साउंड है, वे कंपन है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, के बीच होती है। मानव कान इस आवृत्ति स्तर को सुन सकता है। ओके, चलिए, अब आवृत्ति क्या है? आवृत्ति प्रति सेकंड में होने वाली कंपनों या दोलनों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है बेटा? आपको बताया था मैंने, हर्ट्ज में मापा जाता है ना? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति के बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। ध्वनि की जो प्रबलता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है, उसको डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता अथवा इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम किस में मापते हैं बच्चों? डेसिबल में मापते हैं। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि शोर कष्टदायक होता है। ठीक है, तो आवृत्ति क्या है बेटा? प्रति सेकंडों में होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या को ही हम आवृत्ति अथवा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति के बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता यानी कि साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब ध्वनि की प्रबलता को हम कैसे मापते हैं बेटा? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, इसको डीबी करके लिखते हैं हम लोग। तो ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि जो शोर कहलाती है, वो हमारे लिए कष्टदायक होता है। अब देखो, फिर से मैंने बताया, हम मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। इससे कम हम नहीं सुन सकते और इससे ज्यादा भी हम नहीं सुन सकते हैं। ओके, क्लियर है बिल्कुल? इससे कम जो हर्ट्ज है उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, इससे ज्यादा अल्ट्रासोनिक कहते हैं। चलिए, अब शोर और संगीत, है ना? चलिए, अब ये शोर क्या है, नॉइज क्या है? शोर जो है अनियमित कंपनों से उत्पन्न एक अनियमित और अप्रिय ध्वनि है ना? हमें पता है कि शोर क्या होता है। आप अपने क्लास में बुरी तरह से बातें सब करते रहो, टीचर आती है बोलती है कि क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने, क्योंकि वो शोर जो है हमें सुनने में अप्रिय लगता है ना? आपको भी लगता होगा। आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो फिर कई बाहर से इधर उधर से आवाजें आ रही है तो आपको वो अप्रिय लगता है ना? तो इसमें सामंजस्य और लय का अभाव होता है। तो ऐसे अजीब से साउंड्स होते हैं, उसमें कोई लय नहीं होता, उसमें कोई रुकाव नहीं होता, ऐसे लगातार आता जाता है, जिससे इसको सुनना असुविधाजनक हो जाता है, यानी कि उसको सुनने में हमें बहुत परेशानी होती है। शोर के उदाहरणों में आप क्या बोल सकते हो बेटे? यातायात की आवाजें, है ना? तेज मशीनरी और निर्माण कार्य की आवाजें, और भी बहुत सारे शोर है। हमारे आसपास बहुत शोर मचता है ना? आप अपने क्लास में जो मचाते हो शोर, बाहर खेल रहे हो वहां पर शोर मचाते हो, घर में हो तो कोई अगर घर में जोर जोर से बर्तनों इधर उधर डाले फेंके तो उससे भी शोर आता है ना? तो शोर आम तौर पर अवांछित होता है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से हमें तनाव होता है, श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत सारी समस्याएं इससे होती है। अब संगीत क्या है बच्चों? संगीत का नाम सुनते ही हमारे मन में एक बहुत अच्छी सी एक फीलिंग आती है ना? संगीत, तो संगीत जो है नियमित कंपनों द्वारा उत्पन्न एक सुखद, सुव्यवस्थित और सुरीली ध्वनि है ना? देखो, ये जो बोल रहे हैं हम लोग, उसी को सुनने में कितना मजा आ रहा है। संगीत क्या है बेटा? नियमित कंपनों द्वारा उत्पन्न एक सुखद, सुव्यवस्थित और सुरीली ध्वनि होती है। इसमें लय होता है, सुर होता है, सामंजस्य होता है ना? जो इसे सुनने में आनंददायक बनाता है। क्या बनाता है बेटा? उसको सुनने में हमें बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। तो जैसे कि संगीत के बारे में अगर कहे तो गीत सुनना, वाद्य धुने,
सिम्फनी, ये सभी इसमें शामिल है। संगीत का उपयोग अगर हम अक्सर हम किस में करते हैं बेटा, विश्राम करने के लिए, है ना, हमें रेस्ट करने के लिए। तो अगर हम लोग रेस्ट रेस्ट कर रहे हैं, तो हमने एक बहुत ही अच्छा सा मेलोडियस से एक गाना लगाया, हम सुन रहे हैं, है ना। तो बच्चे हैं, बच्चों को हम लोग मम्मी लोग लोरियां सुनाते हैं, तो उनको बहुत मजा आता है उनको सुनने में, वे विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। मनोरंजन के लिए करते हैं, है ना। और भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी हम संगीत का उपयोग करते हैं, है ना, यानी कि हमारे जो मन के भाव है उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी हम संगीत का उपयोग करते हैं। तो संगीत जो है वो नियमित कंपनों द्वारा उत्पन्न एक सुखद, सुव्यवस्थित और सुरीली ध्वनि है। इसमें लय, सुर और सामंजस्य होता है, जो इसे सुनने में आनंददायक बनाता है। तो ये तो हो गया शोर और, किसके बारे में बताया बेटा आपको, शोर और, यस, संगीत के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने देखा श्रव्य ध्वनियां और अश्रव्य ध्वनियां क्या होती है ना। चलिए, अब जो है, जब शोर की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर आता है, किसकी बात आती है बेटा, पोल्यूशन की बात आती है, नॉइज पोल्यूशन की बात आती है, ध्वनि प्रदूषण की बात आती है। ठीक है, तो अगला हम देखने जा रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो बेटा श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि आपको पता लग गया ना क्या है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो मानव सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है, उसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अश्रव्य ध्वनियां क्या है बेटा, ऐसे साउंड्स जो 20 हर्ट्ज से कम हो, जिसको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, उनको भी हम मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, तो उसको आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने नोट करके रखना है। चलिए बेटा, अब अगला हम देखने वाले हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण अथवा नॉइस पोल्यूशन। तो ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण में अवांछित ध्वनि के अत्यधिक या हानिकारक स्तर को संदर्भित करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक, अत्यधिक अवांछित ध्वनि जो बिल्कुल भी हमें, हमारी इच्छा नहीं होती जिसको सुनने की। ठीक है, और ये तब होता है जब शोर का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक हो जाती है ना। जब आप देखो, आप क्लास में बात कर रहे हो तो एक लिमिट तक हो तो ओके है। अगर आप बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं, जिसमें ना कोई लय है, ना उसमें कोई लिमिटेशन है, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, वो स्तर जो है स्वीकार्य सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना। तो वो क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि उसके स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ये सोर्सेस क्या है नॉइस पोल्यूशन के, है ना। ध्वनि की जो प्रदूषण है वो सामान्य स्रोतों में, जैसे कि यातायात, है ना, गाड़ियां इधर उधर आती है जाती है, उनकी उनके शोर, औद्योगिक गतिविधियां, है ना, फैक्ट्रीज वगैरह से आने, इंडस्ट्रीज वगैरह से आने वाली साउंड्स, निर्माण कार्य, कहीं आसपास कोई निर्माण कार्य चल रहा है, वहां से आप बहुत ज्यादा शोर आपको सुनाई पड़ता है। लाउड स्पीकर और घरेलू उपकरण, है ना, घरेलू उपकरणों में भी शोर होता है, जैसे कि हम मिक्सी चला रहे हैं या कई और जो घरेलू उपकरण है जिनको चला रहे हैं, उस टाइम पर भी शोर उत्पन्न होता है। लाउड स्पीकर से भी उत्पन्न होता है बहुत ज्यादा शोर। तो ये क्या है बेटा, ये स्रोत है ध्वनि के स्रोत, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के। ठीक है, चलिए, अब ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, यानी कि हमारे हेल्थ पर ये प्रभाव डालता है। ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्या होता है बेटा, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है। आप लगातार ऐसे बहुत शोर सुन रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, आपके शरीर में कुछ ना कुछ होता है, शरीर में बहुत ही आपको, आप जो है अजीब सा महसूस करते हो, है ना। तो ये हमारे स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे सुनने की क्षमता में कमी, तनाव, नींद में गड़बड़ी, उच्च रक्तचाप, एकाग्रता की कमी, ये सभी जो है क्या करता है बेटा, हमारे शरीर में ये लाता है। ठीक है, अब देखो पर्यावरणीय प्रभाव।
यानी कि सिर्फ हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे पर्यावरण में भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवियां जो है, या फिर वन्य जीवियां ही नहीं बेटा, जो हमारे आसपास की जो जीव जंतु हैं उनको भी बाधित कर देता है, जिससे पशुओं का व्यवहार और संचार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, उनके व्यवहार में वो अजीब से बिहेव करने लगते हैं, उनके संचार में परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ तक कि पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हो जाती है। हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है उसमें भी इसका बहुत बुरा प्रभाव जो है पड़ता है। बेटा हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम ध्वनि प्रदूषण को, उसके कारणों को और इसके दुष्प्रभावों को, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा समय समाप्त हो गया है। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।